हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अभिवृत्तियाँ क्या होती है, अभिवृत्ति ओपिनियन, अभिवृत्तियों बिलीव, अभिवृत्ति वैल्यूज़ और अभिवृत्ति एप्टीट्यूड में अंतर देखा। आज हम देखेंगे अभिवृत्तियाँ कैसे बनती हैं। अभिवृत्तियों को बनने में निम्न 3 कारकों का योगदान है: सामाजिक कारक, जैविक आनुवंशिक कारक, व्यक्तित्व संबंधी कारक। सामाजिक कारकों का 80% योगदान होता है एटीट्यूड को बनने में। जैविक आनुवंशिक कारकों और व्यक्तित्व कारकों का 10% योगदान होता है। सामाजिक कारकों में क्या होता है, जो समाज के कारण हम पर जो प्रभाव पड़ता है उससे जो हमारा एटीट्यूड बनता है, इससे अभिवृत्ति बनती है। जैविक आनुवंशिक कारक जो हमें जेनेटिक मिले होते हैं। 1980s में इसका योगदान शून्य माना जाता था, लेकिन अब जो है इसका जब आगे आगे प्रयोग हुआ तो पता चला जैविक कारकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर व्यक्तित्व संबंधी कारक। जैविक कारकों में 2 कारक होते हैं: जेनेटिक कारक, बायोलॉजिकल कारक। जेनेटिक कारक जो हमें जन्मजात मिलते हैं, बायोलॉजिकल कारक जो हमारी एज, हमारे जेंडर, हमारे हेल्थ फैक्टर को डिकोड करते हैं। यानी कि एज के अनुसार हमारा एटीट्यूड क्या होगा, जेंडर के अनुसार अगर लड़का लड़की है तो उसकी अभिवृत्तियाँ अलग अलग होंगी, और हेल्थ, किसकी हेल्थ अच्छी है किसी की हेल्थ बुरी है तो उससे भी हमारे एटीट्यूड पर असर पड़ेगा। 1990 की स्टडी में आर्वे, केलर तथा बोचार्ड ने इन ट्विंस बच्चों की, कोई 2 ट्विंस बच्चे लिए, इन बच्चों की अभिवृत्ति को अधिक सहसंबंधित बताया। विरोधी परिस्थितियों में इनके अधिक संबंध सहसंबंधित है। यानी कि जेनेटिक कारकों में होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, अनआइडेंटिकल ट्विंस होंगे, उनकी प्रवृत्तियां एक समान मानी जाती है। तो ये सब जेनेटिक कारक का प्रभाव होता है। बायोलॉजिकल में भी ऐसी है, एज का फैक्टर होता है। अगर कम उम्र का बच्चा है तो उसका एटीट्यूड अलग होगा, बूढ़े व्यक्ति का एटीट्यूड अलग होगा, लड़के का एटीट्यूड अलग होगा। लड़के में टेस्टोस्टेरोन की भावना ज़्यादा होगी, लड़की में कम होगी। हेल्थ फैक्टर, किसी का हेल्थ अधिक है, अगर किसी का बीपी अधिक रहता है तो उसको गुस्सा अधिक आएगा, किसी का बीपी नॉर्मल है तो उसका गुस्सा कम आएगा। तो बायोलॉजिकल कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व संबंधी कारक। व्यक्तित्व संबंधी कारक में अगर कोई व्यक्ति आईक्यू, किसी का आईक्यू अगर अधिक है तो उसका जो जो एटीट्यूड होगा वो भी अलग होगा। अगर किसी का आईक्यू कम है तो उसका एटीट्यूड अलग होगा। वो किस प्रकृति का, इंट्रोवर्ट है, अगर अंतर्मुखी है, लोगों से कम बातें करता है तो उसका एटीट्यूड थोड़ा अलग होगा, यानी जो अपने में रहने वाला बंदा होगा। अगर अगर किसी का एक्सट्रोवर्ट टाइप का तो वो लोगों से घुलनसार होगा, लोगों से बातें करना पसंद करेगा। इसमें कई प्रकार की रिसर्च भी हुई है। एमसी क्लॉस्की विचारक के अनुसार रूढ़िवादी अभिवृत्ति ज्यादातर कम पढ़े लिखे मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों में होने की संभावना है। यानी कि जो रूढ़िवादी अभिवृत्ति है, यानी कि जो पैट्रियार्कल हम कह सकते हैं, जो पुराने विचारों वाले ख्यालात हैं, दब्बू ख्यालात, एटीट्यूड वाले जो एटीट्यूड हैं, वो ज़्यादातर किन में हो सकते हैं? कम पढ़े लिखे लोगों में। दूसरी रिसर्च एडोर्नो ने मनोवैज्ञानिक अनुसार कम पढ़े लिखे व्यक्तियों में कट्टरपंथीवादी भावना अधिक होने की अभिवृत्ति है। ठीक है, ये तो रिसर्च हुई थी जिससे पता लगा कि व्यक्तित्व, अगर इनका व्यक्तित्व ऐसा है तो इनसे ऐसी वाली एटीट्यूड हो सकता है। सामाजिक कारक, अन्य कारक क्या हो सकते हैं? आवश्यकता पूर्ति के होने के कारण, आवश्यकता पूर्ति होने के कारण, अगर किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति बचपन से ही, जैसे कोई गरीब बच्चा है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं हुई तो उसका एटीट्यूड अलग होगा समाज के प्रति। और अगर कोई अमीर बच्चा है, उसकी आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति हुई तो उसका एटीट्यूड अलग होगा। सूचनाओं के कारण, उसको बचपन से या समाज से कैसी सूचनाएं मिलती है। अगर वो एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर धर्म धर्म निरपेक्षता का भाव है, आपसी सौहार्द से लोग रहते हैं, तो उसमें अच्छी प्रवृत्ति होगी। इसके विपरीत अगर उसमें कट्टरपंथी का भाव है तो उसमें जो है अलग प्रवृत्ति होगी। सांस्कृतिक कारक क्या है? सांस्कृतिक कारकों के बारे में रूथ बेनेडिक्ट व मार्गरेट मीड व अल्बर्ट बेंडूरा ने भी कहा है कि बच्चा ना और ऑब्जर्वेशनल स्किल से ज़्यादा सीखता है। समाज में जो वो चीज़ें देखता है उसे ऑब्जर्व करता है, फिर उसका एटीट्यूड उस टाइप से बनता है। समूह के कारण, उसका समूह किस टाइप का है, जैसे अगर वो यूपीएससी ग्रुप वाले समूह में है तो उसके अंदर यूपीएससी में पढ़ने की भावना अधिक आएगी। रॉबर्ट मैटर ने इस संदर्भ में अपना अध्ययन किया था। फिर हम देखते हैं कि अभिवृत्ति और प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है, एटीट्यूड और इंस्टिंक्ट में क्या अंतर होता है। अभिवृत्ति मूलतः जन्मजात नहीं होती है, प्रवृत्ति हमेशा जन्मजात होती है। अभिवृत्ति हर मनुष्य में अलग अलग होती है, प्रवृत्ति सभी मनुष्यों की लगभग एक समान होती है। जैसे आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, यानी कि सेल्फ डिफेंस की प्रवृत्ति सभी में समान होगी, चाहे मनुष्य हो पशु हो। ठीक है, अभिवृत्ति इसमें केवल मनुष्यों में होती है, प्राय कभी गलत भी हो सकती है, जैसे बंदर इत्यादि में। मतलब हमेशा वैसे एटीट्यूड हमेशा आदमियों में देखा गया, लेकिन बंदर इत्यादि जो हमारे जैसे हैं उनके पास भी हो सकता है। लेकिन प्रवृत्ति हर पशु की, हर व्यक्ति की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटीट्यूड के उपयोग क्या है, अभिवृत्ति के प्रकार या उपयोग। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड: कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावनात्मक, बिहेवियरल व्यवहार संबंधी। ठीक है, संज्ञानात्मक क्या हो सकता है? अवांछनीय सूचनाओं का बचाव करता है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉग्निटिव एटीट्यूड होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गलत सूचनाएं आएंगी तो हमारा दिमाग इस टाइप से डेवलप हो चुका होगा कि हम गलत सूचनाओं को नहीं लेंगे। आवश्यक सूचनाओं का चयन: जो हमारे लिए आवश्यक सूचनाएं हैं उनको हम अपने दिमाग में फीड करेंगे, हमारे समाज में विकास होगा। अगर हमारे यहाँ संज्ञानात्मक विचारात्मक एटीट्यूड है हमारा, तो जो हम चीज़ें हमें कोई बताएगा समाज में तो हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शॉर्टकट डिसीजन मेकिंग पावर हमें अधिक आएगी, जो कि एक सिविल सेवक के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर होता है अफेक्टिव भावनात्मक एटीट्यूड:
हमारे में आत्म अभिव्यक्ति होगी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आत्मसम्मान का भाव होगा, सेल्फ स्टीम की भावना होगी, सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति होगी, हम वैल्यू एक्सप्रेस कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे, सामाजिक कार्य के प्रति हमारे मन में सौहार्द की भावना होगी। उसके बाद बिहेवियरल एटीट्यूड, व्यक्तित्व में हमारी सुसंगति आएगी, हमारा जो एटीट्यूड, जो हमारी पर्सनैलिटी होगी बदल जाएगी, क्रियाओं का चयन आसान हो जाएगा अगर हमारे पे बिहेवियरल एटीट्यूड है। सोसाइटी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका, बिहेवियरल एटीट्यूड का। उसके बाद डिमेरिट क्या है एटीट्यूड के, नकारात्मकता क्या हो सकती है? अगर रूढ़िवादी विचार वाला व्यक्ति है तो तटस्थता का अभाव होगा, यानी न्यूट्रलिटी कम होगी। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी परंपराओं को, पुरानी गलत रीति रिवाजों को मानेगा, ठीक है। नवाचार का अभाव होगा, यानी कि इनोवेशन, नई टेक्निक को विचारेगा नहीं व्यक्ति आसानी से। सामाजिक भेदभाव की भावना होगी, समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ध्रुवीकरण, बंटवारे की भावना, समुदायों में तनाव रहना, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देना, लचीलेपन में कमी आएगी, वंचित वर्गों को इसका नुकसान होता है, नकारात्मक की भावना आती है। अगर किसी भी व्यक्ति में एटीट्यूड की नकारात्मकता होती है, किसी भी सिविल सेवक में, तो उससे विभिन्न प्रकार की जो है ये कमियां झलकती है और उसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति व व्यवहार में क्या संबंध होता है, आइए इसको जानते हैं। अल्पोर्ट ने माना 1924 में इनके मध्य संबंध होता है, लेकिन लापेरे ने माना 1930 में कि मतलब लापेरे ने एक प्रयोग किया 1930 में कि चाइनीज कपल को संपूर्ण अमेरिका की 250 जगहों पर घुमाया, होटल इत्यादि में। तो वहाँ पे सभी लोगों ने ना इन कपल्स का स्वागत किया। लेकिन उसके बाद जब इन होटल वालों से पूछा गया कि आने वाले समय में आप ना इनके साथ, हम चाइनीज लोगों के साथ ट्रेड करना चाहोगे, तो लगभग सभी लोगों ने मना किया। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि अभिवृत्ति व व्यवहार में भले उनका व्यवहार अच्छा रहा उस टाइम पे, लेकिन उससे उनका एटीट्यूड नहीं बदलता है, ठीक है। और इस टाइप से जो है इसमें जो कुछ बातें बताई गई है, आगे हम आने वाली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अभिवृत्ति व विचार में संबंध क्या होता है। उसके बाद अभिवृत्ति को बदलने में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, क्या कारक होते हैं, अभिवृत्तियां कैसे परिवर्तित होती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।